हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मतलब कि क्या हो चुका था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आके मिल चुका था, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई थी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांटेशन भी हो गया था। अब अगर इम्प्लांटेशन हो गया है मतलब क्या हो गया है? प्रेगनेंसी। क्या हो चुका है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद अब क्या फर्दर चेंजेस आएंगे ब्लास्टोसिस्ट में, और फाइनली आफ्टर 9 मंथ्स जब वो रेडी हो चुका होगा एक बेबी में, पूरे एक 2.5 और 3 kg के एक बेबी में, तो फिर उसकी जो डिलीवरी होगी, द प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन, वो क्या होता है आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। After implantation, finger-like projections, chorionic villi appear on trophoblast. तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? ब्लास्टोसिस्ट जो था उसकी आउटर लेयर, सेल्स वर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। सेल्स एक आउटर लेयर में अरेंज हो गई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर देयर वाज अ मास ऑफ सेल नोन एज इनर सेल मास। तो दो ऐसे सेल्स दो उस ग्रुप में डिवाइड हो चुकी थी। अब क्या होता है, आपने देखा जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर फ्रॉम किससे? ट्रोफोब्लास्ट से। और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाय। क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें? कोरियोनिक विलाय। अब दीज कोरियोनिक विलाय अलॉन्ग विद यूटेरस का टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, यूटेराइन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स, यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, सारा कुछ मिलकर क्या कर रहे हैं? दे आर फर्दर क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ क्या? प्रेगनेंसी। आगे आपको बात समझ? मतलब कि क्या कर रहे हैं? इंटरडिजिटेशन स्टैब्लिश हो रहा है। मतलब कि मैटरनल ब्लड, मैटरनल बॉडी टिश्यू, फीटल टिश्यूज एंड साथ साथ में कोरियोनिक विलाय, मतलब कि वही जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है उससे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले कोरियोनिक विलाय, ये सब आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे, सोचोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द कोरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू आर इंटरडिजिटेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। ये सब कुछ हो रहा है टू फॉर्म प्लेसेंटा, the most important structure that supports pregnancy। ठीक है, अगर प्लेसेंटा नहीं है तो आप मान सकते हो कि प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है? जो मैटरनल बॉडी को फीटस बॉडी के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का जो काम है वो कर रहा है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कैसे बना? प्लेसेंटा बना कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू आर इंटरडिजिटेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। कोरियोनिक विलाय किससे अपीयर हुई है? वेरी गुड, फीटल की, फीटस जिससे डेवलप होने वाला जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उससे। और यूटेराइन टिश्यू, द टिश्यू प्रेजेंट इन यूटेरस, मतलब एक पार्ट किसका हो गया? मदर का हो गया मैटरनल पार्ट, और दूसरा किसका पार्ट हो गया? फीटस का फीटल पार्ट। उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता हुआ एक पार्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? प्लेसेंटा। आगे अब प्लेसेंटा होता क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल बॉडी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या होता है भाई प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक वही स्ट्रक्चर है जो पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। प्लेसेंटा डेवलप अगर हो गया है तो मतलब यस देयर इज प्रेगनेंसी। तो अब क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो या फीटस एंड मैटरनल बॉडी। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? वो है प्लेसेंटा, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ अभी तक क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हुआ, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होगा एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम जो होगी वो और ग्रो करेगा और पूरा जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो इस तरीके से हो गई द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अब उसके बाद में क्या होगा? जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे अपीयर होंगी कोरियोनिक विलाय, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो किसके साथ में मिलके? जो मदर की बॉडी का टिश्यू है उसके साथ में मिलके क्या बना? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा।
और जो प्लेसेंटा होता है वो काय में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी। तो इतनी चीजें अभी तक आपको यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आगे अब हम देखेंगे placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transports substances to and from the embryo. Very important. अब आपके मन में क्वेश्चन ठीक है आएगा कि क्या है ये umbilical cord, अब ये नया स्ट्रक्चर क्या इंट्रोड्यूस हो गया। देखो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट डिस्क जैसा होता है प्लेसेंटा। मैं आपको प्लेसेंटा की रियल इमेज भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इट इज अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब कुछ तो चाहिए ना, वी नीड अ कॉर्ड, वी नीड अ वायर और एनीथिंग कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन दैट प्लेसेंटा एंड द फीटस। हमें उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ एक तो चाहिए। तो जो प्लेसेंटा को और इस फीटस को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम उस स्ट्रक्चर को, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, रेड कलर से ड्रॉन है, तो इसका जो दूसरा एंड है, आपको यहाँ पे सिर्फ वन एंड शोन है विच इज कनेक्टेड टू द अम्बिलाइकस ऑफ द फीटस। नाभि, जिसको आप हिंदी में नाभि कहते हैं, नाभि इज नोन एज अम्बिलिकस, ठीक है। तो अम्बिलाइकस से ऐड है, इसका अटैच्ड है वन एंड, एंड जो दूसरा एंड है इस कॉर्ड का, इट इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। सपोज इफ दिस इज अ प्लेसेंटा डिस्क लाइक, तो ये कॉर्ड का जो दूसरा वाला एंड है इट इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, और एक जो दूसरा एंड है इट इज अटैच्ड टू द अम्बिलिकस ऑफ द बेबी एंड फीटस, एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपको ध्यान रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। और साथ साथ में इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब टू एंड फ्रॉम से क्या हमें समझ में आता है, चलिए देखते हैं। टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वेरी गुड, सबसे पहले उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वेरी गुड, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, उसको क्या क्या चीज़ें होंगी जो अपनी बॉडी से रिमूव करनी होगी, तो आप आंसर करोगे सबसे पहले क्या, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव करनी पड़ेगी। सेकंड चीज़, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या दूसरा जो उसका फीकल मैटर है, वो सब कुछ भी क्या होना होगा, वो भी उसकी बॉडी से रिमूव करना होगा। तो जो भी चीज़ें मदर की बॉडी से फीटस तक पहुंचाना है वो भी किसके थ्रू जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और सिमिलरली जो भी फीटस की बॉडी से रिमूव करना है ताकि वो मदर के बॉडी में आए और फिर रिमूव हो जाए, वो भी किसके थ्रू होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आया, चाहे फीटस तक कोई चीज़ पहुँचानी हो, चाहे फीटस से कोई चीज़ वापस आनी हो, ये दोनों ही काम किसके थ्रू होते हैं, ये दोनों ही काम होते हैं विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड का सारा फंक्शन। आगे अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है स्कूल बोर्ड्स के लिए, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको क्लियर हो गया, वो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आपको पूछेंगे व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो पहले आप डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, उसके बाद आप उसके फंक्शंस बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एक्सप्लेन करे गए हैं। सबसे पहले एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ये बात आपको क्लियर है कि जो प्लेसेंटा है इट इज अ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन फीटस एंड मदर। अब यहाँ पे बैरियर लिखा हुआ है कि बैरियर की तरह है मदर की बॉडी में और फीटस की बॉडी में। तो आप अगर मैं पूछूं कि डायरेक्ट लिंक है क्या मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी, डायरेक्टली नहीं है लिंक्ड, इट इज लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। मदर की बॉडी में फॉर्म होगा प्लेसेंटा और वो उसको कनेक्ट करेगा फीटस से, तो मतलब ये वाला कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड द मदर। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट फंक्शन आपको प्लेसेंटा का क्लियर हुआ, गुड। आगे आ जाओ सेकेंड, सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस। अब मैंने वही बोला था ना, क्या क्या चाहिए फीटस को, फीटस को चाहिए सबसे पहले ऑक्सीजन, दूसरा उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अब ये कहाँ से आएंगे, हवा से लेगा वो, नहीं हवा से नहीं लेगा, ये चीज़ें वो लेगा मदर की बॉडी से। तो मदर की बॉडी से फीटस तक पहुंचाना है, तो ये काम भी कौन करेगा, प्लेसेंटा, ठीक है। तो चीज़ें क्या क्या पहुंच गई, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए और ऑक्सीजन पहुंच गई। लास्ट फंक्शन देखते हैं, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस। अगेन
अब चीज़ें पहुंच तो गई बट कुछ वेस्ट भी तो प्रोड्यूस हुआ ना फीटस की बॉडी में, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट और भी कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्रीदिंग हो रही है, तो वो चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए भी क्या ऑन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेसेंटा। चीज़ें वापस उसके पास आएंगी और फिर रिमूव होंगी, तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द फीटस। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, और आपको ये तीनों फंक्शंस बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। दिस इज द 4th फंक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। 3 आपने पहले देखे, दिस इज द 4th फंक्शन, और मैं बोलूंगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो अभी आप क्या लर्न रखो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? द ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हार्मोन। आपने पढ़ा है ये चीज़ कि एंडोक्राइनोलॉजी आप पूरी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, क्लास 11th में। तो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है प्लेसेंटा, ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो अगर हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? सबसे पहले ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सेकेंड, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। तीसरा, ईस्ट्रोजन। चौथा, प्रोजेस्टेरॉन, एंड लास्ट इज रिलैक्सिन। Last is relaxin. So these 5 hormones are produced by placenta. कौन कौन से? सबसे पहला HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दूसरा कौन सा है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा ईस्ट्रोजन्स। चौथा प्रोजेस्टेरॉन, एंड लास्ट इज रिलैक्सिन। लास्ट इज रिलैक्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में एक अलग सी बात लिखी हुई है, रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी। तो रिलैक्सिन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा एंड इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी। तो ये बात थोड़ा सा ऐसे नोट बना के एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मिसलेनियस में ऐड करके आप ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको हार्मोन्स लर्न हो गए, कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, ये आपको लर्न रखना है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर आल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो उसमें क्या कहता है? HCG, HPL, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर मैं आपसे वो पूछूं क्या नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब कि व्हेन देयर इज नो प्रेगनेंसी, द वुमन इज नॉट प्रेग्नेंट, तब क्या उसकी बॉडी में HCG, HPL, रिलैक्सिन मिलेंगे? आंसर बताइए, येस या नो। मुझे आपके आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में या फिर वीडियो के एंड में मैं आपका आंसर्स बताऊंगी। जब तक अगर आपको कुछ भी आंसर समझ में आता है या सोच पा रहे हैं आप, तो आप अपने आंसर्स को मेंशन करिए, ठीक है। बाकी हम इसका आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या नॉर्मल सिचुएशंस में बॉडी में किसी मतलब ऐसी वुमेन की बॉडी में जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें क्या HCG, HPL, रिलैक्सिन मिलेगा कि नहीं, येस और नो। आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए, तो अब क्या इन्होंने एक सेकंड कंडीशन बताई कि जो नॉर्मल और जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि क्या क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगेन मैम क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? बिकॉज every requirement of each and every requirement of the body is increased during pregnancy. बॉडी की हर ज़रूरत क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो जब हर ज़रूरत बढ़ चुकी है तो उसको पूरा करने के लिए हार्मोन्स भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल, अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को किसी नॉर्मल वुमेन से अगर कंपेयर करोगे तो लेवल ऑफ हार्मोन्स आपको किस में ज़्यादा मिलेगा? गुड, प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मल ये जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका लेवल्स एक प्रेग्नेंट वुमेन में आपको नॉर्मल सी बात है ज़्यादा मिलेगा। They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. और ये सारे हार्मोन्स जो हैं बढ़ गए, तो अब ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? वेरी गुड, सबसे पहली बात तो ये हेल्प कर रहे हैं फीटल ग्रोथ में, फीटल की प्रॉपर ग्रोथ हो पा रही है, इस चीज़ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मदर की बॉडी में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस अकर्स, तो उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है। एंड एट लास्ट दे आर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो हमें ये समझ में आया फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? हार्मोन्स का। और फाइनली प्रेगनेंसी इज देयर, ओके। और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका लेवल बॉडी में बढ़ चुका है।
ओके तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आगे अब हम देखेंगे कि कैसे कौन सी लेयर से क्या डेवलप हो रहा है। मतलब अब कहानी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है किसकी तरफ, एम्ब्रियोजेनेसिस की तरफ। आगे बात समझ, स्टोरी हम कहाँ रोके आ चुके थे, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो चुका था। और ब्लास्टोसिस्ट कैसा था, इट हैज़ एन आउटर लेयर नोन एज, वेरी गुड, ट्रोफोब्लास्ट। एक उसमें आउटर सेल की लेयर थी जिसको हम लोग बोलते थे ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर कुछ सेल्स का मास था विच इज नोन एज इनर सेल मास। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इनर सेल मास। तो कुछ ऐसा था ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो चुका था। ठीक है, अब क्या होगा आगे, जो जर्म लेयर्स होती हैं इट विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज या ऑर्गन। आप जर्म लेयर्स भूल गए होगे, तो पिछला वीडियो अगर आप याद करो तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर जर्म लेयर्स। अगर आपको याद है तो ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, इनर सेल मास जो है इट गिव राइज टू 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स थी, वेरी गुड, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे पहले, फिर मिडिल में कौन सी होती है, मीजोडर्म, आउटर मोस्ट कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मिडिल में होती है मीजोडर्म, और इनर कौन सी होती है, एंडोडर्म। कौन सी होती है अंदर, एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं जो किससे बनती हैं, जो बनती है इनर सेल मास से। और यही तीनों जर्म लेयर्स हैं अब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होने वाले हैं। आप सिंगल जाइगोट से एक प्रॉपर बेबी में डेवलप होकर बर्थ होता है, ऐसा नहीं होता कि जाइगोट ही पैदा हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब भाई जब पूरा बेबी बनके डेवलप हो रहा है तो मतलब सारे हार्ट फॉर्म हुआ होगा, लिवर फॉर्म हुआ होगा, स्टमक एंड पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में, तो वो सारे डेवलप हुए हैं ना। तो वो किससे डेवलप होते हैं, दे डू डेवलप फ्रॉम जर्म लेयर्स। किससे डेवलप होते हैं, जर्म लेयर से। और वो तीनों जर्म लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब कौन सा ऑर्गन किस जर्म लेयर से डेवलप हो रहा है ये अभी के लेवल का टॉपिक नहीं है, आप ये पढ़िएगा जब आप एमबीबीएस करें तब। तो तब आप सीखेंगे कि जो हार्ट है वो मीजोडर्म से डेवलप होगा या अलग अलग चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, द स्टेम सेल्स इन सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो होता क्या है, आप बोलो कि ये जो इनर सेल मास है इससे ये तीनों लेयर डेवलप हो रहे हैं, और फिर इन तीनों लेयर से क्या हो रहा है, सारे ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ पंगा था किसमें, इनर सेल मास में था। तो क्या था वो इनर सेल मास का पंगा, इनर सेल मास का पंगा है कि इसमें प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल्स। विच सेल्स, स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स आर द टाइप ऑफ सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू अ ऑर्गन और अ टिश्यू। पूरा एक कंप्लीट ऑर्गन और टिश्यू को डेवलप करा सकती हैं कौन सी सेल्स, स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनर सेल मास में। तो पहले ये क्या बनाती हैं, ये 3 जर्म लेयर्स बनाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और उसके बाद में इन तीनों जर्म लेयर से क्या डेवलप होता है, इन तीनों जर्म लेयर से डेवलप होते हैं वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे अब हम देखेंगे ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, मतलब कि क्या क्या ऑर्गन किस ऑर्डर में फॉर्म होते हैं। जर्म लेयर्स बन गई, एक्टो एंडो मीजोडर्म बन गई, अब उसके बाद किस ऑर्डर में क्या बनेगा ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। अब ये आप बोलोगे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो गेस्टेशन इज डिफाइंड एज ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, कितने मंथ्स या कितने वीक्स की प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने की होती है, तो वेरी गुड, यू विल आंसर ह्यूमन प्रेगनेंसी इज ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स और कितना वीक्स, अगर मैं वीक्स में डिफाइन करूं तो 36 to 40 वीक्स। 36 to 40 वीक्स में डिफाइन करते हैं जनरली, तो 9 मंथ्स या 36 to 40 वीक्स। ओके, फॉर कैट्स, कैट्स के लिए कितना होता है गेस्टेशन पीरियड, 2 मंथ। सारे मैमल्स में डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि अगर ह्यूमंस का 9 मंथ है तो बाकी सब अब थंबनेल बन गया, थंब रूल बन गया कि सबका ही 9 मंथ्स होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैमल टू मैमल गेस्टेशन पीरियड वेरी कर सकता है। तो कैट्स में कितना होता है, 2 मंथ्स होता है। डॉग्स में कितना होता है, 2 मंथ्स होता है। एलिफेंट्स में कितना होता है, 21 मंथ्स।
तो मैंने वही बोला ना, अमाउंट मतलब जो है दिन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं है कि 9 मंथ्स है तो फिर मैंडेटरीली सब में 9 मंथ्स ही होगा, देयर इज नो रूल सच दैट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। आगे अब हम देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो सबसे पहले अगर हम ये 1 मंथ है, देन 2 मंथ, 3 मंथ, फिर उसके बाद 4, 5, 6 एंड देन 7, 8, 9, 9 मंथ की स्टोरी आपको यहाँ पे पूरी दिखाई गई है कि कैसे जो जाइगोट है वो फीटस में, पूरा देखो एक फीटस, यहाँ पे आप फर्स्ट मंथ और ये लास्ट मंथ में आप कंपेयर करो तो ये फर्स्ट मंथ है जहाँ पे सिर्फ क्या बन चुकी है, सिर्फ जर्म लेयर्स आपको दिख रही हैं, एक्टो, एंडो, मीजोडर्म, और यहाँ पे आपको फुली ग्रोन फीटस दिख रहा है। तो क्या क्या वेरियस चेंजेस आते हैं, सबसे पहले इसमें हार्ट डेवलप होता है, हार्ट डेवलप होता है, फिर न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है, फिर हार्ट ट्यूब डेवलप होता है, फिर ब्रेन फॉर्मेशन होती है, फिर लिम्स बनते हैं, फिर लिम्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हेयर ग्रोथ होती है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद में वेरियस ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। इस तरीके से ग्रो करते 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 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स या इन द टेन्योर ऑफ इन द फिक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ्स बेबी जो है, जो फीटस जो है वो फुली ग्रोन हो जाता है। आगे बात समझ? तो चलिए यही अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से फीटस जो है वो ग्रो करता है। सबसे पहली बात, आफ्टर 1 मंथ, सबसे पहला मंथ जो है, मतलब कि अगर वीक्स में आपको बोलो तो कितने वीक्स, अराउंड 4 to 5 वीक्स, सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो होता है हार्ट। क्या फॉर्म होता है? हार्ट। तो जब फर्स्ट टाइम किसी वुमेन को एक्सपेक्टेड होता है कि शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, उसको कंफर्म होता है कि शी इज प्रेग्नेंट और वो डॉक्टर के पास जाती है टू कंफर्म, टू गेट हर प्रेगनेंसी कंफर्म्ड एंड गेट चेक्ड बाय द डॉक्टर। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, दे हियर द हार्ट साउंड। डॉक्टर सबसे पहले जो सुनता है वो सुनता है हार्ट साउंड, क्योंकि अगर वो 1 मंथ प्रेगनेंसी है तो क्या फॉर्म हो चुका होगा, हार्ट फॉर्म हो चुका होगा, और हार्ट फॉर्म हो चुका होगा तो दे विल गो फॉर लिसनिंग हार्ट साउंड्स, और जब वो हार्ट साउंड सुनेंगे तो उससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि येस द प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, दिस वुमन इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मंथ में क्या फॉर्म हो जाता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ खत्म हो गया, अराउंड 8 वीक्स। तो 8 वीक्स के बाद क्या फॉर्म हो जाते हैं लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप। अब आप बोलोगे लिम्स क्या होते हैं, तो दीज आर द लिम्स, पैर और हाथ, पैर और हाथ को क्या बोला जाता है, लिम्स। आगे बात समझ में, तो अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, तो लिम्स फॉर्म हो जाते हैं। अब लिम्स डायरेक्ट नहीं, मैं बोलूँगी मेरा हाथ नहीं बन गया डायरेक्ट, पहले लिम्ब नोड्स बनती हैं। तो नोड्स मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर्स, जहाँ पर मेरा लिम्ब डेवलप होना है, सपोज मेरा हैंड डेवलप होना है, तो हैंड डेवलप होने से पहले यहाँ पे नोड्स फॉर्मेशन होंगी, और नोड्स फॉर्मेशन होने के बाद मेरा हैंड डेवलप होगा। तो सेकेंड मंथ में क्या डेवलप हो जाता है, लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप। ठीक है, अब आओ एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स के खत्म होते होते हम इसको बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर नाउ, तो आप मुझे बताओ गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 9 मंथ्स। वेरी गुड, कितने दिन का होता है, 9 मंथ्स। ये जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। कितने ट्राइमेस्टर में, 3। सबसे पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स। ओके, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कब से कब तक रहता है, इट इज फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू थर्ड मंथ। फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ तक जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और थर्ड मंथ एंड हुआ, या फिर वीक्स में बोलूँ तो अप टू 12 वीक्स। 12 वीक्स तक क्या होता है, 12 वीक्स तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, अब बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक बोलूंगी मैं, 4th to 6th मंथ, 4th to 6th मंथ। और अगर वीक्स में बोले तो कितना हो जाएगा, वीक्स में हो जाएगा फ्रॉम 12 to 24 वीक्स, 12 to 24 वीक्स। कौन सा ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड लास्टली थर्ड ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा, 6th to 9th मंथ, और या फिर until baby is born। ओके, और अगर वीक्स में बोले तो कितना हो जाएगा, 26 to 28 से 36 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 40 वीक्स। तो अब जब आफ्टर बोल दो सीधे 24 वीक्स, अब जो भी है इट विल फॉल अंडर थर्ड ट्राइमेस्टर।
तो पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ को। सेकेंड ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? फोर्थ से लेके सिक्स्थ मंथ को। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं सिक्स्थ से लेके 9th मंथ को। वीक्स में बोलूँ तो फर्स्ट टू 12 वीक्स क्या होगा? 12 वीक्स तक अप टू क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 12 टू 24 क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड 24 ऑनवर्ड्स इज थर्ड ट्राइमेस्टर, अप टू 36 टू 40 वीक्स। तो ये था सारा ट्राइमेस्टर का खेल। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते होते क्या फॉर्म हो चुका होता है? मेजर ऑर्गन, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एटसेट्रा आर वेल डेवलप्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर खत्म होते, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। मेजर ऑर्गन्स जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा, ये सब फॉर्म हो चुके होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में गेस्टेशन पीरियड जो होता है, जो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल, सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसीलिए उसमें जो मदर होती है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ओके, ठीक है। और मिस कैरेजेस के चांस भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहते हैं। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म और अब स्टार्ट हुआ 5th मंथ। 5th मंथ में हमें देखने को मिलता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। तो 5th मंथ के आते आते जब लिम्स फॉर्म हो गए, हाथ पैर पूरी तरीके से फॉर्म हो चुके हैं और मेजर बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो भी फॉर्म हो गए, तो अब हमें मूवमेंट देखने को मिलता है फीटस का ड्यूरिंग 5th मंथ। 5th मंथ में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? मूवमेंट। और मूवमेंट के साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले तो हेड पे, ठीक है, बाल वगैरह हमें देखने लगेंगे, साथ साथ में आई लैशेस वगैरह, ठीक है। तो लैशेस ये सब ग्रो, आई लैशेस नहीं बोलना चाहिए, मतलब हेड जो होते हैं ना प्रॉपर, ब्रो हेयर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो हेयर ग्रोथ बॉडी पे हमको देखने को मिलने लगती है। तो आपको ये समझ आया होगा, ट्राइमेस्टर वाला कंसेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एंड ऑफ 24 वीक्स। एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब कौन से ट्राइमेस्टर खत्म हुआ? वेरी गुड, सेकेंड ट्राइमेस्टर यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब बॉडी में क्या क्या आ चुका है? बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। मैंने बोला ना पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो चुकी है, तो बॉडी पे बहुत ज्यादा फाइन हेयर की ग्रोथ हो जाती है। आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स, पहले आईलिड्स ज्वाइन होते हैं दोनों, बट नाउ दे आर सेपरेटेड, अपर आईलिड एंड लोअर। उसके बाद में आई लैशेज आर फॉर्म्ड। आई लैशेज बता रही थी मैं आपको, अभी आई लैशेज भी फॉर्म हो जाती हैं। तो मतलब सीधी बात हमें ये याद रखना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होते होते मेजर बॉडी जो पार्ट है उस पर हेयर ग्रोथ हो चुकी होती है, आई लैशेस जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, आई लिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और बेबी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, और बात करते हैं एंड ऑफ 9 मंथ्स। अब जब मेजर बॉडी पार्ट्स विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर्म हो गए थे, तो अब क्या होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में जो लास्ट कुछ पार्ट्स होते हैं ग्रोथ के वो होते हैं, एंड आफ्टर 9 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। जो हमारा फीटस है इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब कि इट इज़ रेडी फॉर कमिंग आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अब वो मदर की यूट्रस में से बाहर आने के लिए रेडी हो चुका है। उसके पहले अगर वो बाहर आता तो क्या होता? मे बी वो सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन नाउ इट इज़ फुली ग्रोन अप, इट इज़ फुली प्रिपेयर्ड, तो इट इज़ नाउ रेडी टू कम आउट फ्रॉम मदर्स बॉडी। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बेबी बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन और लेबर। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन और लेबर। तो अब जो इंटायर प्रोसेस है इट इज ऑल अबाउट हाउ डज अ बेबी कम्स आउट फ्रॉम अ यूट्रस। यूट्रस से किस तरीके से एक बेबी बाहर आता है, तो द प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पार्चुरेशन की। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, वेरी नॉर्मल, वेरी इजी डेफिनेशन कि जो प्रोसेस है जिससे आप बर्थ दे रहे हैं, द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बताइए पार्चुरेशन जो है वो कैसे इनिशिएट होता है। तो इट इज इनिशिएटेड बाय न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस या मैकेनिज्म। न्यूरो एंड एंडोक्राइन मतलब कि इसमें दो सिस्टम्स हमारे इन्वॉल्व होने वाले हैं। पहला कौन इन्वॉल्व होने वाला है? पहला इन्वॉल्व होने वाला है हमारा नर्वस सिस्टम,
और दूसरा हमारा कौन होने वाला है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं ये इन्वॉल्व होने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। द सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। अब देखो आफ्टर 9 मंथ्स क्या हो रहा है, बेबी जो है वो फुली ग्रोन अप है, उसने जितनी भी स्पेस थी यूटरस में मैक्सिमम पॉसिबल वो सारी स्पेस वो बेबी ने ऑक्यूपाई कर ली है। अब क्या होगा कि वो बेबी जो है वो क्या करता है, वो फीटस और प्लेसेंटा के थ्रू सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस से कैसे वो समझ में आ रहा है, बिकॉज फीटस इज फुली ग्रोन अप एंड ऑल्सो प्लेसेंटा को भी पता चल चुका है कि नाउ द फीटस इज फुली ग्रोन अप। तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलके क्या करेंगे, हमारे ब्रेन्स तक सिग्नल्स पहुंचाएंगे। सिग्नल गए सेंसरी सिग्नल्स कि वी आर ग्रोन अप, वी आर रेडी। अब क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होगा वो सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा और वापस से मोटर सिग्नल्स जाएंगे कहाँ पर, यूटरस की मसल्स पर, और जो यूटरस है उसमें माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम माइल्ड, बहुत स्लाइट लाइट कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ध्यान रखना है, जो लेबर के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे जो इनिशियल बहुत ही लाइट पेन रहते हैं, बहुत स्लाइट पेन्स रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और वो किसके कारण से होते हैं, ड्यू टू माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस। तो यूटरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इस कारण से क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वहां पे डेवलप होता है। ठीक है, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम काम हुआ, नर्वस सिस्टम का काम हुआ, जो सिग्नल किसने इनिशिएट करे, ये इंपॉर्टेंट होता है याद रखना। तो सिग्नल इनिशिएट करे फुली ग्रोन फीटस ने और प्लेसेंटा ने, दोनों ने सिग्नल इनिशिएट करे, ब्रेन के पास गए, ब्रेन ने कॉन्ट्रैक्शन कराए, ये तो हो गया नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। अब जैसे ही यूटरस में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन हुए, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हुआ ये कि जो हमारी पिट्यूटरी है, मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब कि क्या हुआ, देखो नर्वस सिस्टम ने अपना काम कर दिया, जिसके कारण एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। नर्वस सिस्टम ने जब यूटरस के कंट्रैक्शन कराए, माइल्ड कंट्रैक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, उसके कारण एक्टिवेशन हुआ किसका, पिट्यूटरी का। और पिट्यूटरी का एक्टिवेशन हुआ तो उसने क्या रिलीज किया, उसने रिलीज किया ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन। अब आप बोलोगे व्हाट इज ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन किसका, पिट्यूटरी का एक हार्मोन होता है। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो ऑक्सीटोसिन हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई कैन से द मेजर रोल इन द होल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, बिकॉज ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो हार्मोन है, ये करवाता है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन। क्या करवाता है, कंट्रैक्शन। तो बॉडी में जितने भी कंट्रैक्शन मूवमेंट्स होते हैं मेजरली वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब आपको पता है पार्चुरेशन होना है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होनी है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं यूट्रस का कंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम ने जब यूट्रस का कंट्रैक्शन कराया, जिसके कारण पिट्यूटरी का एक्टिवेशन हुआ और किसका रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द इमेज शोइंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन और लेबर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं क्या होता है उसमें। अब ये जो मैकेनिज्म है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस लेवल। 12th क्लास के हिसाब से आपको होल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, बट आप इससे ये समझ सकते हैं कि होता क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ पर सर्विक्स वाले रीजन में एक सर्वाइकल कैप की फॉर्मेशन हो जाती है, सर्वाइकल प्लग। ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस का एक हार्ड प्लग फॉर्मेशन हो जाती है इन द सर्विक्स रीजन। अब जैसे ही लेबर इंड्यूस होते हैं, जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, दैट प्लग स्टार्ट लूजनिंग अप। वो प्लग जो है सर्वाइकल कप, जिसमें जो म्यूकस का एक हार्ड प्लग फॉर्मेशन हुई है, वो लूज होने लगता है। क्यों लूज हो रहा है, बिकॉज बेबी नीड्स टू कम आउट थ्रू विजाइना, बिकॉज बेबी को है बाहर आना है किसके थ्रू, विजाइना के थ्रू। तो दिस इमेजेस शोइंग अस अ एक्चुअल केस ऑफ पार्चुरेशन। अब ऑक्सीटोसिन आया, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, इट कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है कि देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ क्योंकि अभी माइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस हुए थे। ठीक है,
अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ ये जाके किस पे काम करेगा, यूट्रस पर ही काम करेगा, जाके यूट्रस पे काम करके यूट्रस को और जोर से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है बढ़ गए। अब जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़े तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन फिर से जाके एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएंगे, जिसके कारण यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पूरी साइकिल आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूरल रिफ्लेक्सेस के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसके कारण किस पे, पिट्यूटरी पे एक्शन हुआ और कौन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन, बट इन स्मॉल अमाउंट। अब जो ऑक्सीटोसिन आया उसने किस पे काम करा, यूट्रस पे, और यूट्रस का बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन करवाया। अब यूट्रस के ज़्यादा कंट्रैक्शन होने से क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से एक्टिवेट हुई एंड नाउ दिस टाइम रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। तो मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन बढ़ेगा पिट्यूटरी से उतना ज़्यादा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप एक बार फिर से चाहें तो रीड कर लो, ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल कंट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। फर्दर जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ठीक है। आगे आपको बात समझ, दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूड लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस है किसकी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस को यहाँ पे बोल रहे हैं, द प्रोसेस कंटिन्यूड, कौन सी प्रोसेस को, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना। जितना ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन वो चीज़ को और करवाएगा। जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुई उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकला, जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुई उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकला। और ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक चलेगी जब तक बेबी जो है इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस, जब तक कि बेबी यूट्रस से बाहर पुश नहीं हो जाता और बाहर डिलीवर नहीं हो पाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, किस पे काम करना, यूट्रस पे काम करना, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, फिर यूट्रस पे काम करना, फिर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। होप सो आपको ये प्रोसेस क्लियर हुई होगी। आगे अब हम देखते हैं, आफ्टर पार्चुरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। अब होता क्या है, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके अम्बिलिकल, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, तो बस उसमें देखा ना लास्ट में रांचो बेबी डिलीवर होता है तो फटाफट कहता है सीजर लाओ सीजर लाओ, तो सीजर लेके आते हैं और उसको कट करते हैं। तो वो क्या कट करते हैं, दे कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब जो फीमेल है, मदर है, उसकी बॉडी में प्लेसेंटा तो रहेगा, अब उसकी बॉडी से प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है। प्लेसेंटा को उसकी बॉडी में छोड़ेंगे नहीं तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। तो क्या होता है, द प्लेसेंटा एंड द रेमिनेंट्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आप देख पा रहे हो, मैंने बोला था ना आपको मैं प्लेसेंटा शो करूंगी, तो ये देखो ये प्लेसेंटा है और इससे ये जुड़ी हुई आपको क्या दिख रही है, ये जो दिख रही है ना, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा और जो रेमिनेंट्स हैं, जितनी बची हुई अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको क्या करते हैं, मदर की बॉडी से रिमूव कर देते हैं, एंड इट इज नोन एज आफ्टर बर्थ। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे बेबी हुआ, डिलीवर हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया और प्लेसेंटा और जितनी बची खुची अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको मदर की बॉडी से रिमूव कर देते हैं बहुत ही केयरफुली। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि बताइए नॉर्मल कंडीशंस में वुमेन की बॉडी में HCG एंड HPL मिलेंगे कि नहीं। नॉर्मल कंडीशन मतलब कि अभी प्रेगनेंसी नहीं है, तो आंसर इज नो, नहीं मिलेंगे। दीज हॉर्मोन्स आर इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये वुमेन की बॉडी में, फीमेल बॉडी में तभी प्रेजेंट होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज दीज हॉर्मोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स बॉडी। कौन कौन सा, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। नॉर्मल कंडीशंस में ये हार्मोन नहीं होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पहले ये वाली बात देखते हैं। द मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो हमने अभी सीखा पार्चुरेशन क्या होता है और अब हम देख रहे हैं लैक्टेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। होता क्या है, जब बेबी का बर्थ हो गया है, टिल बर्थ टू कब तक, 6 मंथ्स तक बेबी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होता है, मदर के मिल्क पे। ये बात तो आप सबको पता है, आपने बहुत एड्स देखे होंगे कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, ये वाले टेलीविजन एड्स आप सभी ने बहुत देखे होंगे। तो क्यों
क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो मदर की बॉडी में मिल्क कैसे प्रिपेयर हो गया? तो मदर की बॉडी में जो प्रोसेस होती है जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी एंड होते से ही मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। और मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये हम पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो हमने ट्रैक्ट वाला जो पूरा पार्ट देखा था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने उसमें मैमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखा था। तो जो ब्रेस्ट है या मैमरी ग्लैंड्स हैं उसमें प्रोड्यूस होने लगता है मिल्क, एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दैट मिल्क इज सिक्रीटेड आउट, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। दैट, और उससे क्या होगा, बेबी जो है वो फीड करेगा, बेबी होगा फीड करेगा, उसके लिए पूरा न्यूट्रिएंट का जो एकमात्र सोर्स है वो है मदर का मिल्क, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लैक्टेशन। अब ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The yellowish milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum. अब जो प्रेगनेंसी के तुरंत बाद में, मतलब बेबी डिलीवर हो गया है और विद इन सम आवर्स और विद इन सम डेज, आई कैन से विद इन 24 आवर्स, जो मदर की बॉडी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको हम, कोलोस्ट्रम। तो क्यों बोलते हैं कोलोस्ट्रम उसको, बिकॉज इट इज़ अ येलोइश डार्क कलर फ्लूइड। वो वाइट नहीं रहता है, बीइंग अ मिल्क वो वाइट नहीं रहता, इट इज स्लाइट येलोइश इन कलर। अब वो क्यों रहता है स्लाइट येलोइश, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि वो वेरियस डिजीज से फाइट कर सके, उसकी बॉडी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो सके। इसके लिए ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो इनिशियल फर्स्ट या सेकेंड डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर की बॉडी से, बेबी उसको फीड करे, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज हम उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज, बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर वेट ऑफ टू मच सिग्निफिकेंस। तो होप सो आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो, जैसे कि जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर करिएगा लाइक, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।